हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश प्रताप सिंह। आज आपको जो है 12th क्लास में एक टॉपिक है जिसका नेम है परागण। परागण जब लैंगिक जनन होता है तो युग्मक यानी परागकणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। परागकणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो वो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम पहले बात करें जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होता है। लेकिन हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो लैंगिक जनन का ये टॉपिक है। तो जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब है युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है। तो युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो जो लैंगिक जनन है निषेचन के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, लैंगिक जनन को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं, लैंगिक जनन को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन फेज यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो अवस्था जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद की क्रिया जिसे क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था। तो ये जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है ये फर्दर जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी प्री फर्टिलाइजेशन फेज में 2 चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मकों का निर्माण। दूसरा है पॉलिनेशन या परागण बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसके जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अचल होते हैं। वो क्या होते हैं, अचल होते हैं। और आपको पता है युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, एक तो परागकण के अंदर होता है, दूसरा जो नर युग्मक होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, परागकण के अंदर होता है। और जो मादा युग्मक होता है वो कहाँ होता है, भ्रूण कोश के अंदर होता है। और दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं। तो एक बाह्यकार की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से दोनों युग्मक या दोनों जो युग्मक है आपस में मिल पाए। तो जो परागण है वो एक वही क्रिया है जिसकी वजह से दोनों के युग्मक एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं। तो परागण की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, परागकणों का स्त्री केसर के, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण कहाँ होता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। आपको बता दें कि जो परागण की क्रिया होती है, परागकणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो परागकण जो है जब उसका स्थानांतरण होता है तो जब परागण होता है तो वो कितने सेल की होती है, 2 सेल की होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 सेल से ही मिलकर बनी होती है। एक बोलते हैं काइट कोशिका और एक बोलते हैं जनन कोशिका। 2 ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। कुछ ऐसे भी पादप है जैसे साल्विया है, जैसे साल्विया नहीं, एक प्लांट है जिसका नेम है साइप्रस जो प्लांट है उसमें आपको जो उसका परागण होता है उसमें 3 सेल यानी 3 कोशिकाओं जब परागण होता है, 3 कोशिका से मिलकर बना होता है क्या, परागण। ऐसे ही पाइनस की बात कर लें तो पाइनस में भी जब परागण होता है तो उसमें भी क्या होता है कि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहा जाता है। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहा जाता है। ठीक, पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहा जाता है। अब परागण की बात करें तो परागण जो होता है बाह्यकारकों के उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, परागण के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा तो उसका जो संतान आएगी आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होगा या नहीं होगा, उसके आधार पर मुख्यतः परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण बोलते हैं।
दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण बोलते हैं। तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और पर परागण की बात हो रही है। तो जो स्वपरागण होता है वो क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और जो स्वपरागण होता है दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी या स्वयुग्मन बोलते हैं या स्वयुग्मन बोलते हैं। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण या जिटोनोगैमी बोलते हैं। तो ऑटोगैमी का मतलब होता है ऑटो का मतलब सेल्फ, गैमी का मतलब होता है गैमस। दो टर्म से मिलकर बना है ऑटोगैमी, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ऑटो एंड गैमस। तो ऑटो का मतलब सेल्फ है, गैमस का मतलब होता है मैरिज। जब एक ही पुष्प में दोनों टाइप के क्या बन जाए, गैमेट बन जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी परागण बोलेंगे। ठीक, या ये बोल सकते हैं कि जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे या स्वयुग्मन बोलेंगे। सजात पुष्पी का मतलब क्या होता है कि जब एक ही पादप पे दो अलग अलग पुष्पों के बीच में क्या हो, परागकण का स्थानांतरण हो तो उसे क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी बोलेंगे। पादप तो एक है लेकिन जो पुष्प है वो क्या है, अलग है। एक नर पुष्प हो सकता है, दूसरा क्या है, मादा पुष्प। तो इसलिए एक ही पादप में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण की क्रिया बोलते हैं। स्वपरागण दो प्रकार के हैं। अगर एक ही पुष्प के बीच में हो रहा है स्थानांतरण तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे या स्वयुग्मन बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही प्लांट के दो पुष्प के बीच में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगैमी बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिएगा एक प्लांट है, इसमें दो पुष्प मैंने बना रखा है। एक क्या है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट पुष्प द्विलिंगी पुष्प है। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, पराग पुंकेसर है और ये क्या है, वर्तिकाग्र। यहाँ से इसका स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन बोलेंगे। यानी एक ही पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है। और यहाँ से देखिए एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है, तो ये मेल की तरह बिहेव करेगा, ये क्या करेगा, फीमेल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से इसका स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो रहा है, लेकिन प्लांट क्या है, एक ही है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगैमी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है, जो परागण होता है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटेनोगैमी और तीसरा क्या है, पर परागण या पर निषेचन। तो ऑटोगैमी में एक ही पादप के, एक ही पुष्प के जो पुंकेसर है वहां से परागकण निकल के कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र उसी पुष्प के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। यानी एक ही पुष्प पे दोनों का स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन जो सजात पुष्पी परागण है उसमें क्या होता है, एक ही पादप की दो अलग अलग पुष्पों में क्या होता है, परागकण का स्थानांतरण होता है। एक नर की तरह बिहेव करेगा, एक क्या करेगा, मादा की तरह बिहेव करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी परागण बोलेंगे। अब लास्ट जो तीसरा टाइप का है जिसे हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग पुष्पों के, दो अलग अलग पुष्पों या बोल दीजिए दो अलग अलग प्लांट के पुष्पों के बीच में क्या होता है, परागकण का स्थानांतरण होता है। एक प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट अलग है, लेकिन जातियां प्लांट की एक ही है। तो एक प्लांट नर की तरह बिहेव करेगा, दूसरा मादा की तरह बिहेव करेगा। तो जो नर वाला होगा उसमें क्या बनेगा, पराग बनेगा, परागकण बनेगा, तो उसका स्थानांतरण उस मादा प्लांट पे होगा, लेकिन जाति क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे या पर परागण बोलेंगे या पर निषेचन बोलेंगे। तो ये तीन टाइप के परागण जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के द्वारा या एनसीईआरटी के माध्यम से बोला जाता है। लेकिन वैसे बात करें तो दो ही टाइप की होती है। अगर एक ही पादप के में हो रहा है, चाहे एक ही पुष्प में हो या दो अलग अलग पुष्प में हो, लेकिन पादप एक ही, तो उसको सब परागण की क्रिया मानते हैं। क्योंकि एक्चुअली में स्वपरागण से क्या होता है, जब भी स्वपरागण होगा तो उसमें जो संतान आएगी वो आनुवंशिक रूप से क्या होगी, समान होती है अपने जनक से। इसलिए उसको बोला जाता है कि वो कोई भी नई जाति की उत्पत्ति में सहायक नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा गया स्वपरागण। लेकिन
ये तो ऑटोगैमी पे मान सकते हैं। और ऑटोगैमी में बोला गया है एक ही पुष्प है, उसकी जो पुंकेसर है वहां से निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। तो इसमें ना तो उसको वाहक की जरूरत है, वाहक की भी जरूरत नहीं है, कोई वाहक कारक की भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ वाहक कारक की भी जरूरत नहीं होती है, मानसिक भिन्नताएं भी नहीं आती, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन जो सजात पुष्पी है ये क्रियात्मक रूप से क्या है, पर परागण माना जाता है, क्योंकि इसमें वाहक कारक की आवश्यकता होती है। वाहक कारक की आवश्यकता होती है क्योंकि एक प्लांट में लेकिन पुष्प क्या है, दूर दूर है ना, तो अपने आप तो परागण जा नहीं सकता, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, तो उसको वाहक कारक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसको सजात पुष्पी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, टाइप का पर परागण माना जा सकता है। और लेकिन इसकी जो संतान है, क्योंकि पुष्प जो बने हैं एक ही प्लांट में बने हैं, यानी अनुवांशिक रूप से वो क्या है, समान है, तो उसमें भिन्नताएं नहीं आएगी। तो ये अनुवांशिक रूप से क्या माना जाएगा, स्वपरागण माना जाएगा, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या माना जाएगा, पर परागण माना जाएगा। ठीक, अब हम बात करें कि क्या ऐसी कंडीशन है कि उत्पादक में स्वपरागण पॉसिबल होगी, यानी कौन कौन से ऐसे युक्तियां हैं जिसकी वजह से उत्पादक में स्वपरागण ही पॉसिबल होगा। तो पहला है उभय लिंगता। उभय लिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी, यानी पादप ऐसा होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, जिसमें एक ही प्लांट के दोनों टाइप के क्या पाए जाने चाहिए, नर और मादा जननांग पाए जाने चाहिए। और अगर उसी पुष्प पे बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प है, उसी प्लांट पे अगर द्विलिंगी पुष्प है और तो उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि उसमें क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया ही होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि उभय लिंगता या द्विलिंगी पुष्प होने के बाद भी उसमें स्वपरागण ही हो। ये भी हो सकता है कि एक पुष्प पे दोनों टाइप के क्या पाए जा रहे हैं, जननांग पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों का क्या है, परिपक्वन अवस्था क्या है, अलग अलग है, अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं उनके जननांग, तब तो उसमें पॉसिबल नहीं है ना। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, उभय लिंगता के साथ साथ समकालपक्वता भी होनी चाहिए। अगर उभय लिंगता है तो ठीक है, संभावनाएं बढ़ेगी, लेकिन अगर समकालपक्वता नहीं है तो उसमें स्वपरागण की क्रिया पॉसिबल नहीं। उभय लिंगता पी प्लांट, ऑर्किड और सनफ्लावर में उभय लिंगता पाई जाती है। एग्जांपल के तौर पे समकालपक्वता की बात करें तो जिसे क्या बोलते हैं, होमोगैमी बोलते हैं। समकालपक्वता का मतलब यही होता है कि नर जननांग मादा जननांग एक ही साथ परिपक्व हो, उनमें जो उनके गैमीट बनते हो एक साथ परिपक्व, उसके बाद जब स्फुटन हो परागकोश का, तो स्फुटन के उसी टाइम पे जो पुष्प होना चाहिए उसका वर्तिकाग्र होना चाहिए, वो भी ग्राही होनी चाहिए, रिसीव कर सके और परागकण को। ऐसा अवस्था क्या बोला जाता है, समकालपक्वता बोला जाता है। एक कंडीशन होती है अनुन्मीलता। अनुन्मीलता यानी क्लेस्टोगैमी कंडीशन बोलते हैं। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी भी खुलते नहीं, या बोलते हैं खिलते नहीं, यानी कभी भी ओपन नहीं होते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनुन्मीलता बोलते हैं। एग्जांपल में वायोला एंड कंथोआ, क्लेस्टो कंथोआ और वायोला में इस टाइप की जो है कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्रिया है, और जो पुष्प होते हैं क्या बोलते हैं, अनुन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे, अनुन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे, और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुन्मीलता बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, वायोला एंड कंथोआ में पाया जाता है। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो पुष्प खिलते हैं या खुलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे। और जो कभी नहीं खुलते उन्हें क्या बोलेंगे, अनुन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे। ठीक, ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए जो पुष्प है या प्लांट है उसमें क्या युक्तियां पाई जानी चाहिए, उभय लिंगता होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, समकालपक्वता होना चाहिए, अनुन्मीलता कंडीशन होगी, तो उसमें 100% है कि क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया ही होगी। अब हम बात करें स्वपरागण के लाभ क्या है। स्वपरागण के लाभ क्या है, हानियां क्या है, स्वपरागण से क्या लाभ हो सकता है। तो पहला है स्वपरागण से पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। पीढ़ी की शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है, उसमें हमेशा जो है जेनेटिक वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। ठीक, दूसरा है पादप को ज्यादा संख्या में परागण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब आप ऐसे समझिए कि मान लो एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो कुछ इनका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि बिल्कुल एक पास होंगे, जैसे ही पराग
सूजन होता है वैसे वो अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा, जो वर्तिकाग्र होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो ज़्यादा परागण की आवश्यकता नहीं होगी कि बहुत दूर जा रहा है तो रास्ते में कुछ जो है परागण नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पौधे क्या करते हैं, इसीलिए वो परागण की जो फॉर्मेशन है या उसमें परागण की संख्या बनाने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम रहती है। किसी बात कारक को आकर्षित करने के लिए कोई भी उसमें युक्तियां डेवलप करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है, आप जानते हो कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं बहुत रंगीन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेंट पाए जाते हैं, नेक्टर पाए जाते हैं, है ना। तो उन पौधों में जिसमें स्वपरागण होता है उसमें ये सब डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी। स्वपरागण का उपयोग संकरण कराने में किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराने में किया जाता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट प्लांट हाइब्रिडाइजेशन आपको याद होगा, तो उन्होंने क्या किया था, शुरुआत में स्वपरागण ही कराया था क्योंकि उनको शुद्ध क्या चाहिए था, प्लांट चाहिए था, प्योर लाइव प्लांट चाहिए था। क्योंकि हमें नेचर में ये नहीं पता है कि जो लंबाई में बड़ा है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस ही है, नहीं हो सकता है वो हेटेरोजाइगस भी होगा। तो हम अगर स्वपरागण कराते हैं कि प्लांट में बार बार, तो अगर हमको हर बार एक ही जैसी संतान देखने को मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्योर प्लांट है। तो स्वपरागण से ही पॉसिबल है, क्योंकि जब भी हम स्वपरागण कराते हैं तो अगर कोई हाइब्रिड प्लांट होगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो भी संतान आएगी तो जो उसका हाइब्रिड नेचर होता है वो क्या होता है, 50% क्या होता है, घट जाता है हर जनरेशन में। आप समझो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर और एक मादा के बीच में जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था तो दूसरी जनरेशन में जो संतान आई थी क्या आई थी, जीनोटाइप 1:1 आई थी। यानी एक कैपिटल टी था, दूसरा एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, तीसरा क्या था, दोनों स्मॉल टी था। यानी स्मॉल टी और कैपिटल टी वो हेटेरोजाइगस के जनक थे, ठीक। और उसके बाद दो क्या बचते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बचते हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी F1 में तो पूरे क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन आते हैं, लेकिन जब F2 आता है तो उसमें हेटेरोजाइगसिटी कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है कम, ठीक। तो हर जनरेशन में 50% क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए स्वपरागण से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध उत्पादन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी हानियां क्या होती है, अब इसमें इस परागण में आप बोलते हैं कि परागण के बाद क्या होता है, निषेचन होता है, तो एक ही पादप में दोनों टाइप के गैमीट बनते हैं, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती है। इसलिए इसे बोला जाता है कि ये नई जातियों या नई किस्म की उत्पत्ति में सहायक नहीं होता है। अब नई जातियों या वेरिएशंस ना आने की वजह से मान लो अगर वातावरण उसका बदलता है तो उस वातावरण में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, जल्दी ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संकर पादप में स्वपरागण कराने से संकर की क्षमता क्या हो जाती है, जो है संकर होता है, हाइब्रिड प्लांट होता है, उसको जो क्षमता होती है जनरेशन को क्या हो जाती है, 50% कम हो जाती है, आपको बता दिया। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाती है, घट जाती है। कोई भी पोटेंशियल पैथोजन, ज्यादा एक्टिव पैथोजन इसके ऊपर रोग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए नए पौधों व बीज, जो नए पौधे होते हैं वो बीज जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, उतना ज्यादा एडवांस नहीं होता। अगर मान लो उसके पेरेंट्स में कोई भी टाइप की आनुवंशिक डिस्टर्बेंस है या कमियां हैं तो उसके संतान में भी उसी टाइप की कमियां देखने को मिल जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्वपरागण में कुछ इस टाइप की हमको हानियां देखने को मिलती हैं। अच्छा इधर देखिए, पादप जो होते हैं, अगर उसके जनन अंग की बात करें, पादप जो होते हैं उसमें अगर हम जनन अंग की उपस्थिति की बात करें, क्या एक ही पादप में दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, क्या अलग अलग पादप में जनन अंग पाए जाते हैं अलग अलग, तो उसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। एक पादप है उभयलिंगाश्रयी या समफैलेसी बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी मोनोसियस, समफैलेसी यानी होमोसियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही पादप में दोनों क्या पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जा सकते हैं। एक ही पादप में दोनों जनन अंग पाए जा सकते हैं। अच्छा, एक ही पादप में दोनों जनन अंग पाए जाने का मतलब अगर उसके में पुष्प की बात करें तो हो सकता है कि उसमें द्विलिंगी पुष्प हो, है ना। एक ही पादप में दोनों जनन अंग पाए जा रहे हैं, हो सकता है कि एक ही पादप में दो अलग अलग टाइप के पुष्प पाए जाए, एक नर पुष्प हो या क्या हो, मादा पुष्प हो। तो एक लिंगी पुष्प यानी केसरी भी हो सकता है, मादा ऐसे केसरी भी हो सकता है, यानी दोनों पुष्प जो है एक ही पादप में पाए जा रहे हैं। तभी तो हम कह सकते हैं कि एक ही प्लांट पे दोनों टाइप के पाए जा रहे हैं, जनन अंग पाए जा रहे हैं। द्विलिंगी पुष्प हो सकते हैं, यानी एक ही पुष्प में दोनों टाइप के क्या पाए जा रहे हैं,
एक लिंगाश्रयी या विषम कैल्सी का मतलब होता है कि एक पादप पे कोई एक ही जननांग पाया जाएगा, या तो मादा पाई जाएगी या तो नर जननांग पाया जाएगा। तो जो जननांग पाया जाएगा उसके बेसिस पे उसका नाम रखा गया। और ऐसे पादप में जो पुष्प लगेंगे वो कैसे होंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे। एक लिंगी पुष्प होंगे, या तो वो स्त्री केसरी हो सकता है या तो पुंकेसरी हो सकते हैं। अच्छा, आवृतबीजी पादप जो होते हैं उसमें उभय लिंगाश्रयी जो कंडीशन होती है, उभय लिंगाश्रयी एक लिंगी पुष्प 5% पर पाए जाते हैं। यानी टोटल की अगर बात करें तो उभय लिंगाश्रयी और उसमें लगने वाला पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी पुष्प होगा। यानी एक लिंगी होगा लेकिन दोनों टाइप के पुष्प पाए जाएंगे, स्त्री केसरी भी और पुंकेसरी भी पाए जाएंगे। कितने परसेंट होते हैं, 5% होते हैं। द्विलिंगी पुष्प कितने पाए जाते हैं, उभय लिंगाश्रयी द्विलिंगी पुष्प कितने पाए जाते हैं, 80%। 80% पादप ऐसे होते हैं जिसमें पादप कैसा होता है, एक ही पादप पे दोनों जननांग पाए जा रहे हैं और उसमें जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। और 15% जो बचते हैं उसमें क्या होता है कि वो एक लिंगाश्रयी और उसमें लगने वाला पुष्प कैसा होता है, एक लिंगी क्या होता है, पुष्प होते हैं। ठीक, तो ये जो है पूरा हमने आज जो आपको बताया है ये परागण की एक इंट्रोडक्शन है। अभी आपने आज जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ा है सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में लगभग पूरी चीजें पढ़ ली कि सेल्फ पॉलिनेशन जिस पादप में होगा उसमें किस टाइप का जो है युक्तियां पाई जाएंगी, उसकी हानियां क्या है, उसके लाभ क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता कैसे है, उसमें क्या क्या एडाप्टेशन पाई जानी चाहिए जिसकी वजह से वो क्या होगा, उस पादप में क्रॉस पॉलिनेशन संभव हो सकेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है नीचे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।